Hello students. So in today's video we will be discussing about the minimization of losses. So we have already studied various types of transmission and distribution losses, and which is a very important topic for your examination point of view. तो ये पूरा एक क्वेश्चन आता है जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज और इसके मिनिमाइजेशन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में मोस्टली पूछा जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस तो हमने स्टडी कर लिया। अब उसकी मिनिमाइजेशन मैं आपको उसके कंपैरिजन में ही बताऊंगी, इसको आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फिलहाल। लॉसेस वाले जो पॉइंट्स थे ये वाले थे आपके टेक्निकल लॉसेस के से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो टेक्निकल लॉसेस में सबसे पहला पॉइंट था लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो उसी से आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो आप मिनिमाइजेशन में लिखेंगे वो लिखेंगे कन्वर्टिंग लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज लाइन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि क्यों हाई वोल्टेज लाइन पे करंट आपका कम होता है और फिर इसका मतलब करंट कम है सेम पावर के लिए, तो आई स्क्वायर आर लॉसेज कम होते हैं। तो सिंपली आपने हेडिंग ये डालनी है कन्वर्टिंग लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज लाइन, और नीचे आप वहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं दैट एट हाई वोल्टेज करंट इज़ लो फॉर सेम पावर विच रिजल्ट्स इन लो आई स्क्वायर आर लॉसेज। और अगर अभी भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझसे डाउट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट साइज ऑफ कंडक्टर्स। सेकेंड पॉइंट था आपका लॉसेज में कंडक्टर का साइज़ एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एसक्यूआर लॉसेस कम होगी। तो उस मिनिमाइजेशन मैंने लिखी है रिप्लेसिंग बाय कंडक्टर्स ऑफ ऑप्टिमम साइज़। मीन्स आप वैसे कंडक्टर्स का यूज़ करें जिनका साइज़ जो है वो बिल्कुल सही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है, जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस जो होगी अब वो कम हो जाएगी और आई स्क्वायर आर लॉसेज भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दी हेडिंग, एंड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है देन आप आगे फ्रेम कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अवे फ्रॉम लोड सेंटर। तो क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड सेंटर के नज़दीक नहीं होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं लो वोल्टेज पे होती है। तो लो वोल्टेज लाइन की लेंथ ज़्यादा हो गई तो करंट भी लो वोल्टेज पे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टाइम लेंथ के लिए आपका ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो आई स्क्वायर आर लॉसेज वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इसका रेमेडी है बाय इंस्टॉलिंग ट्रांसफार्मर नियर द लोड सेंटर। जितना करीब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड के होगा उतने ही कम आपके लॉसेज होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है लो पावर फैक्टर। तो लो पावर फैक्टर की वजह से भी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि लो पावर फैक्टर जब होता है तो सेम पावर के लिए करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है। तो उसके लिए हमने लिख दिया बाय इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर यूजिंग रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइसेस, जो कि आप जानते हैं शंट कैपेसिटर्स और सिंक्रोनस कंडेंसर्स। तो ये जो है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन आपका अलग से टॉपिक भी है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, बट इतना तो आपको अभी भी आपने पढ़ा ही होगा दैट हाउ सिंक्रोनस कंडेंसर। ये हमने ईएम पिछले अपने लास्ट सेमेस्टर के कोर्स में इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट 3 में भी पढ़ा था व्हाट इज़ अ सिंक्रोनस कंडेंसर, कैसे वो पावर फैक्टर इंप्रूव करता है शंट कैपेसिटर। तो ये इनकी हेल्प से हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर अगर इंप्रूव हो जाएगा देन द करंट ड्रॉन बाय द सिस्टम डिक्रीजेज एंड देयरफॉर आई स्क्वायर लॉसेज आल्सो डिक्रीज। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट था बैड वर्कमैनशिप। मीन्स जो आपके आपके लेबर या आपकी जो वर्कमैनशिप है, जो जॉइंट्स करते हैं कनेक्शंस करते हैं, तो वो आपकी स्किल्ड होनी चाहिए। अगर कनेक्शंस पुअर होंगे तो कनेक्शंस वहाँ पे आपके लॉसेस होंगे। तो स्किल्ड वर्कमैनशिप लिखेंगे आप मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस में। एंड नेक्स्ट है लोड अनबैलेंसिंग। तो हमने डिस्कस किया था कि जो तीनों फेजेस हैं उन तीनों में आपका लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न भी मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि अगर मान लो लोड डिफरेंट है, हर एक ब्रांच में लोड अलग है। इसमें मान लो आपका मैं कोई भी टर्म, इसमें 10 है, इसमें 15 है, इसमें 17 है, कुछ भी करंट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे करंट कम है तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है किसी भी सिस्टम में कि कोई भी जो हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, जो लोड एंड पे आपको मिलेगी कंज्यूमर को, वो इतनी नहीं मिलती, थोड़ी बीच में ही जो सिस्टम है वहीं पे ड्रॉप हो जाती है।
ठीक है, आई इंटू जेड ड्रॉप आपके ट्रांसमिशन लाइन की भी जो इम्पीडेंस है या मशीन की जो इम्पीडेंस है वहाँ पे भी कुछ आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर ये ओपन सर्किट होता, अगर यहाँ पे अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू जेड होता है। तो जितनी वोल्टेज यहाँ जनरेट हुई उतनी ही यहाँ आपको मिलेगी अगर ओपन सर्किट है। पर जैसे ही हमने लोड लगा दिया तो सिस्टम में करंट फ्लो कर जाता है, और जिसकी वजह से बीच में ही वोल्टेज कुछ खप जाती है और आपको टर्मिनल पे वोल्टेज उससे कम मिलती है। तो अगर ये वाला फेज़ है, इसमें 10 है आपकी, राइट, करंट 10 है, तो 10 इंटू जेड ड्रॉप हो गए और आउटपुट में आपको जितनी वोल्टेज यहाँ जनरेट हुई थी ई माइनस 10 जेड ड्रॉप्स मिल जाएंगे, मतलब कुछ वोल्टेज आपकी कम हो गई। अब अगर दूसरा फेज़ है उसमें 15 कर रहा है तो उसमें 15 जेड हो जाएंगे। दूसरे फेज़ में 15 अगर करंट है तो वहाँ पे जो ड्रॉप्स बीच में हो जाएंगे वो 15 जेड हो जाएंगे। तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगी आपको ई माइनस 15 जेड मिलेगी। सिमिलरली थर्ड फेज़ में आपका टर्मिनल पे वोल्टेज जितनी जनरेट हुई उसमें से 17 मैंने करंट लिखा है तो 17 जेड मिलेगी। तो इतनी ड्रॉप्स आपके तीनों फेजेस की वोल्टेज कुछ कुछ डिफरेंट हो जाएगी जो आपको टर्मिनल पे मिलेगी। तो इससे अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। अगर मान लो कोई 3 फेज़ लोड है वाला आपका कंज्यूमर है, उसको उसके तीनों फेजेस में वोल्टेज डिफरेंट मिलेगी। तो हम चाहते हैं तीनों में आपका बैलेंस्ड लोड रहे, ताकि जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज तीनों को मिल रही है वो आपको सेम मिले। तो बाय बैलेंसिंग द लोड इन 3 फेजेस इट इज़ मेड पॉसिबल। और इसके लिए मैंने आपको दिखाया था बाय इंस्टॉलिंग एडिशनल स्विचेस टू अलाउ लोड ट्रांसफ़र। तो इसमें आप लिख सकते हो इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल स्विचेस टू अलाउ लोड ट्रांसफ़र, ताकि लोड आपका इक्वल रहे तीनों ब्रांचेस में। उसके लिए एडिशनल स्विचेस की अरेंजमेंट की जाती है, ताकि अगर एक में ज़्यादा हो जाए तो स्विचेस की हेल्प से उसको दूसरे फेज़ में ट्रांसफ़र या किया जाता है। तो इस तरह से तीनों फेज़ में, ताकि इक्वल बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका लोड फैक्टर। था कि लोड फैक्टर आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इसकी मिनिमाइजेशन हमने कैसे की, बाय इम्प्रूविंग द लोड फैक्टर बाय प्रोवाइडिंग टाइम ऑफ यूज रेट्स। और बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो पीक उससे लोड कम हो जाएगा, और अगर पीक डिमांड आपकी कम हो गई मतलब इससे अब आपका लोड कर्व ज़्यादा बैलेंस्ड बनेगा, फ्लैट का बनेगा। ठीक है, जो पीक्स हैं उसको हम इस टाइप के लोड को हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए आपकी कैपेसिटी फिर यूज़ नहीं होती फुल कैपेसिटी पे पावर प्लांट। तो हम चाहते हैं कि पावर प्लांट अपने फुल कैपेसिटी पे यूज़ हो, ताकि आपका वेस्टेज ना हो। हमने बना तो इतने मेगावाट्स का या स्ट्रक्चर है, पर उसका यूज़ कुछ ही टाइम के लिए हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम पीक डिमांड को कम कर देते हैं, अपने पीक को दूसरे टाइम्स में शिफ्ट करके, जिससे हम टैरिफ रेट्स से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जिस टाइम पे ज़्यादा लोड पड़ता है उस टाइम पे हम रेट अगर बढ़ा दें तो कस्टमर एनकरेज हो जाएगा ऑफ पीक टाइम में यूज़ करने के लिए, और आपका जो कर्व है आपको मोर फ्लैट मिलेगा। तो पीक डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर न्यू पावर प्लांट। अब न्यू पावर प्लांट को बढ़ाने की भी आपकी जो नीड है वो इससे कम हो जाती है। तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट वाज ट्रांसफार्मर साइजिंग एंड सिलेक्शन। तो ट्रांसफार्मर में भी जो लॉसेस होते हैं, बहुत एक मेजर फैक्ट जो आपका परसेंटेज है लॉसेस का, वो ट्रांसफार्मर की वजह से भी होता है। तो आपको ट्रांसफार्मर का मटेरियल कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे लॉसेस कम हो। तो फॉर एग्जांपल अमरफस कोर ट्रांसफार्मर, या इस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, उसके कोर को लेमिनेशंस का यूज़ करके और एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके, जिससे आपके लॉसेस कम हो। नेक्स्ट है स्विचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन पीरियड्स ऑफ लो डिमांड। जब आपकी लो डिमांड है, यू कैन स्विच ऑफ द ट्रांसफार्मर्स विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फॉलोइंग मेंटेनेंस, रेनोवेशन और इनोवेशन प्रोग्राम्स। तो इंडिया में मोस्टली लॉसेस का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि टाइम पे मेंटेनेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से लॉसेस होते रहते हैं। तो फॉलोइंग एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए फॉर मेंटेनेंस, रेनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो दीज आर योर टेक्निकल लॉसेस की मिनिमाइजेशन।
ठीक है, अब ये टेक्निकल लॉसेस की मिनिमाइजेशन हमने करी, अब हम नॉन टेक्निकल की मिनिमाइजेशन करते हैं. आफ्टर दैट वी विल डू द मिनिमाइजेशन ऑफ नॉन टेक्निकल लॉसेस. तो फर्स्ट पॉइंट है पावर थेफ्ट. तो इसमें इसकी मिनिमाइजेशन कैसे की जा सकती है? बाय कीपिंग अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन पावर थेफ्ट. ठीक है, उसके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाए चोरी के ऊपर. तो इसके लिए क्या किया गया है, अमेंडमेंट की गई है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, और थेफ्ट ऑफ एनर्जी को 3 साल तक के पनिशमेंट के अंदर लाया गया है. तो इस तरह के स्ट्रिक्ट जब हम स्टेप्स लेंगे तो थेफ्ट पे चेक किया जा सकता है. आफ्टर दैट मीटरिंग इनएक्यूरेसीज और मीटर की एरर. तो इसके लिए हम कर सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी मीटर्स, और जो पहले के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स थे रोटेटिंग टाइप, उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स से रिप्लेस कर दें. एंड लास्ट इज इन्वेस्टिंग इन स्मार्ट और इंटेलिजेंट एनर्जी मीटर. सो नाउ अ डेज दिस इज़ अ न्यू थिंग, स्मार्ट और इंटेलिजेंट एनर्जी मीटर्स. तो इनमें क्या है, बेसिकली रिमोट आप लोकेशन से भी अपने एनर्जी मीटर की रीडिंग को ट्रैक कर सकते हैं, उसको फ़ोन के साथ लिंक कर सकते हैं. तो आई थिंक वन ऑफ द ग्रुप इज़ ऑल्सो डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन द सेम. तो इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट की जाए और लार्ज स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इससे भी मीटरिंग इनएक्यूरेसीज और ट्रैक करना इलेक्ट्रिसिटी को ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट है बिलिंग इनएक्यूरेसीज. तो बिलिंग इनएक्यूरेसीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बाय स्मार्ट मीटरिंग. स्मार्ट मीटरिंग से ऑटोमेटिक बिल जनरेशन हम इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो उससे बिलिंग इनइक्वेलिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ ई पेमेंट, क्योंकि अगर अनटाइमली बिलिंग पेमेंट हो रही है तो उससे भी कंपनी को लॉसेस होते हैं. तो ई पेमेंट से उसको और एक्सपीडिएट किया जा सकता है बिल पेमेंट प्रोसेस को. नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु डू नॉट पे द बिल. जो बिल पे नहीं करते उनके लिए अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए और उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट है मैपिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की. पूरा जो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी मैपिंग होनी चाहिए, एक पूरा मैप बनना चाहिए ऑल ओवर कंट्री, और उसमें हर एक पैरामीटर इंक्लूड होना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए. मतलब एक रियल टाइम, एक जैसे गूगल अर्थ है उस तरह का एक आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी, जो रियल टाइम में सब सारे पैरामीटर्स को आपको आइडेंटिफाई कर सके और उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई और अपडेट भी करना चाहिए. तो मैपिंग ऑफ कंप्लीट टाइम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इंक्लूडिंग all the parameters such as conductor size, length, etc. and timely updation. So thank you students, that's all about today's lecture. Do subscribe to my channel if you like the content.